हाय एवरीवन, मैं हूं तमन्ना और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है? इसकी एक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, और ये सब फंक्शंस है मैनेजमेंट के। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो ये सब फंक्शंस परफॉर्म करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस टू अचीव। और ये सारी फंक्शंस एक्टिविटीज क्यों होंगी? टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट में ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर कर एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स एचआर में एंड मटेरियल, और जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज होंगे उनमें, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे बिजनेस के पास या जो भी रिक्वायर्ड होंगे, इनमें एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाएगा और इन्हें इस तरीके से यूज करना है कि हम ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करें। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, उनके अटेनमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। हम अपनी लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कोई एक्टिविटी नहीं है, सिंगल एक्टिविटी नहीं है, सिंगल एक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। जो मेंबर्स होंगे उनको, उनके एक्ट्स को हम प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। और फिर जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करेंगे, किस लिए? कुछ गोल्स होंगे जो पहले से डिसाइडेड है, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। यानी कि मैनेजमेंट ने कुछ गोल्स डिसाइड करके रखे हुए हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट के फंक्शंस को यूज किया जाता है, फंक्शंस प्लस रिसोर्सेज। और हम गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक प्रोसेस है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग यूज करता है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के एफर्ट्स पे, और साथ में रिसोर्सेज यूज करके कुछ गोल्स को अचीव करता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अभी देख लेते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस वर्ड यूज हुआ है इधर, हमने किया ना, यहाँ भी प्रोसेस वर्ड यूज हुआ है, ऊपर में भी प्रोसेस वर्ड यूज हुआ है। तो प्रोसेस क्या? प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। प्रोसेस में वो सारे फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस यानी कि मेन फंक्शंस जो है मैनेजमेंट की, बेसिक फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं, फंक्शंस या एक्टिविटीज जो परफॉर्म करता है टू गेट थिंग्स डन, चीजों को करने के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए। जो जो एक्टिविटीज और फंक्शंस मैनेजमेंट परफॉर्म करता है वो सब प्रोसेस में आते हैं। यही मैनेजमेंट का प्रोसेस है ना। इफेक्टिवली, अभी वर्ड यहां यूज हुआ था, इफेक्टिवली। और एफिशिएंट, तो हम इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों को डिपेंड कर रहे हैं। एफिशिएंट, इफेक्टिव क्या होगा? सबसे पहले डूइंग द राइट टास्क, सही काम को करना इफेक्टिव है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना और गोल्स को अचीव करना इफेक्टिव है। इफेक्टिव वर्ड का मतलब है सही चीजें करना, और एफिशिएंट का मतलब है डूइंग द टास्क करेक्ट, चीजों को सही तरीके से करना। यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करते हैं। सही तरीके से करना का मतलब कि मिनिमम कॉस्ट के साथ, जीरो वेस्टेज और ऑलमोस्ट नो वेस्टेज। यहाँ एफिशिएंट में
हम बचत की बात कर रहे हैं, हम मनी की बात कर रहे हैं। वो इफेक्टिव कब होंगे? जब हम सही चीजें करेंगे, राइट? सही चीजें करेंगे तो हम इफेक्टिव हैं, और अगर हम चीजों को सही तरीके से कर रहे हैं तो हम एफिशिएंट है। क्लियर हो गया? चलिए इफेक्टिव और एफिशिएंट के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत बारी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है? इफेक्टिवनेस कहता है डूइंग द राइट थिंग्स, जो करना चाहिए वही कर रहे हैं तो हम इफेक्टिव हैं। जैसे कि सुपरवाइजर का क्या काम है? सारे वर्कर्स को सुपरवाइज करना, कौन क्या कर रहा है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितना भी ये सब ड्यूटीज होंगी वो सब सुपरवाइजर की है, तो वो इनको कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है इनको। और अगर वो कर रहा है ये काम तो वो क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स, वो इफेक्टिव है। उसका काम, उसकी जॉब यही है और वही जॉब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव है, सुपरवाइजर। जबकि एफिशिएंसी कहती है डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को सही तरीके से करना। कि आप जब अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो साथ में आप ये भी इंश्योर कर रहे हो कि हम मिनिमम कॉस्ट के साथ वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ये वर्कर्स के सुपरविजन में एक सुपरवाइजर काफी है, काम हो रहा है, इफेक्टिव है हम, लेकिन हमने सोचा कि और ज्यादा करें, और ज्यादा कंट्रोलिंग के चक्कर में हमने यहाँ पे 5 सुपरवाइजर्स को ड्यूटी दे दिया, तो काम तो अभी भी हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे 4 लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ जो काम एक आदमी कर सकता था वो ये काम 5 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारी कॉस्ट मिनिमम नहीं है। इन शॉर्ट, हम इफेक्टिव तो है लेकिन हम एफिशिएंट नहीं है, काम अभी भी हो रहा है और जैसे चाह रहे थे वैसे हो रहा है, लेकिन एफिशिएंट हम नहीं है अभी, क्योंकि हमने कॉस्ट को बढ़ा दिया। यानी कि एक टाइम पर हम इफेक्टिव हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एफिशिएंट भी हो। इफेक्टिवनेस में फोकस किस पे होगा? अचीविंग द रिजल्ट्स ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस टाइम पर फोकस करता है कि एक डेडलाइन है और हमें उस डेडलाइन तक काम कंप्लीट कर लेना है, जबकि एफिशिएंसी फोकस किस पे रखती है? टास्क करेक्टली कंप्लीट हो और मिनिमम कॉस्ट के साथ, कि जैसा काम बताया गया था काम वैसे ही हो और मिनिमम कॉस्ट के साथ हो। इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म में, लंबे टाइम तक चलता है इफेक्टिवनेस, है ना, क्योंकि क्या हम सिर्फ टाइम को ही तो मैनेज कर रहे हैं ना, हम सिर्फ टाइम पे फोकस कर रहे हैं। जबकि एफिशिएंसी शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है कि हम सिर्फ उतना ही ध्यान रख रहे हैं, जितना टास्क हमें मिला था हम टास्क तक सीमित है, उसके बाद हम भूल जाएंगे, है ना। हमने तो ये दिमाग में रखा ना कि ये वाला टास्क है, बस इसकी कॉस्ट हमें कम रखनी है। जबकि इफेक्टिवनेस में ऐसा नहीं है, वो टाइम को फोकस कर रहे हैं, उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। इट लुक्स एट वेदर समथिंग इज डन और नॉट, ये देखता है कि कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, असाइन ड्यूटी थी वो परफॉर्म की गई कि नहीं की गई। जबकि एफिशिएंसी देखता है हाउ द एक्टिविटी इज डन, कि कैसे की गई है, ये हाउ पे फोकस करता है। ये सिर्फ इतना देखता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखता है कि काम कैसे हुआ है। ठीक है। इफेक्टिवनेस इज प्राइमरी कंसर्न्ड विद रिजल्ट्स, नॉट द यूज ऑफ रिसोर्सेस। सिर्फ रिजल्ट्स की बात करता है इफेक्टिवनेस, कि आपको टारगेट दिया गया था, आपने टाइम पे अचीव कर लिया है, टारगेट है वो अचीव हो गया है, टाइम विद इन द टाइम लिमिट, जितना डेडलाइन मिला था डेडलाइन के अंदर आपने काम कर दिया है, तो आप इफेक्टिव हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिसोर्सेज कितने यूज हुए, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन था कि नहीं, मिनिमम वेस्टेज था कि नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ टारगेट को विद इन द टाइम लिमिट हमने अचीव कर लिया, इतने मैटर करता है।
जबकि इफेक्टिव एफिशिएंसी में हम बात करते हैं टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस। रिजल्ट्स की बात नहीं करते हम बात करते हैं टाइम की, हम बात करते हैं एनर्जी की, हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है। इसको इन शॉर्ट आप सिंपल याद रख सकते हैं कि एफिशिएंसी मनी, याद रखो एफिशिएंसी का, या फाइनेंस याद रखो, पैसे बचाता है। इफेक्टिवनेस में हम टाइम याद रखेंगे, उसे सिर्फ टाइम से मतलब है। देखो ना, जहां टी आ गया, टी आई, वो टाइम आ गया। एफिशिएंसी, यहां मनी और फाइनेंस की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हाँ, हम जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उन्हें परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं, जो बिजनेस ने पहले से डिसाइड कर रखे हैं। हमें वही स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने हैं, इसीलिए हम सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एंड यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सब जगह मैनेजमेंट होता है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट है। फिर अगर आप होटल में चले जाओ, वहां पे भी तो मैनेजमेंट है ना। आपको हर चीज टाइम टू टाइम मिल रही है, आपको पता है कि रिसेप्शन पे जाना है सबसे पहले, आपको पता है आपकी एंट्रीज होंगी, कहाँ से आपको चाबी लेनी है, कौन आपको रूम तक छोड़ रहा है, आपके रूम की सर्विस, सब सब मैनेजमेंट का पार्ट है। आप अपने स्कूल में देख सकते हो, स्कूल में मैनेजमेंट होता है ना, तभी तो आपका क्लास शेड्यूल डिसाइड किया जाता है, आपका सिलेबस डिसाइड हो गया है। ये सब मैनेजमेंट में आते हैं, सब मैनेजमेंट में। आपकी मॉर्निंग असेंबली से लेकर के आपकी एग्जाम्स कब कंडक्ट कराने हैं, वो सब मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, आप जहां भी जाएंगे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे काम पे एट वर्क मैनेजमेंट हो रहा है, सिर्फ काम की जगह पे मैनेजमेंट हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अरे ऑफिस में मैनेजमेंट। ऐसा नहीं, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, ये हर जगह मौजूद है। पहले ही बोला यूनिवर्सल है, तो मैनेजमेंट काम का भी होता है, एट वर्क, यहाँ नोट डाउन करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल है ना, इसके अलग अलग डायमेंशन होते हैं। या मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होता है। हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, वो हम स्टाफिंग में आगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। हम पीपल को भी मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि जितने भी डेवलपमेंट, ऐसा होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, अब तो हमें लोगों की जरूरत भी नहीं है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन क्या ह्यूमन रिसोर्स के बिना हम उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। हमारे पास मशीन्स है, लेकिन मशीन्स पे काम करने के लिए कौन चाहिए? वर्कर्स चाहिए, इसलिए लोगों को मैनेज करना भी जरूरी है। फिर हम मैनेज करते हैं ऑपरेशंस को, हम मैनेज करते हैं एक्टिविटीज को। ये मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज कैसे? हमें ये पता है कि कौन क्या काम करेगा, जॉब डिसाइड हो गई है, हमें पता है कि कौन करने वाला है वो काम, ह्यूमन डिसाइड हो गया है। लेकिन अब वो कैसे कैसे एक्टिविटी करेंगे कि वो ये वाला जॉब कंप्लीट कर पाए, ये एक्टिविटीज में मैनेज किया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, एक चीज की बात नहीं कर रहा है, कि सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा है कि वर्कर्स को मैनेज करना है, सिर्फ वर्क को मैनेज करने की बात नहीं कर रहा है, ये एक्टिविटीज को भी मैनेज करते हैं, मल्टी डायमेंशनल है। फिर मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं है मैनेजमेंट एक बार हो गया और उसके बाद हमें दोबारा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, एक बार में परफॉर्म करके छोड़ देने वाली चीज नहीं है। हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो अलग अलग, उनको बार 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 करते रहना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पहले प्लानिंग हो जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग
उसके बाद फिर हमें जाना पड़ता है स्टाफिंग के लिए, और ऐसे ही आगे इसके फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस। इन शॉर्ट मैनेजमेंट चलता रहता है, ऐसा नहीं है एक बार करने के बाद और एक्टिविटी खत्म हो जा रही है। बिजनेस तो कंटिन्यूस है ना, सर्वाइव कर रहे हैं बिजनेस लॉन्ग टर्म में, तो जब तक बिजनेस है तब तक हमें मैनेजमेंट भी चलेगा। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट है, कोई एक बंदे की ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिजनेस का ओनर है वही मैनेज कर रहा है और बाकी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हर एक लेवल पे हर कोई कलेक्टिव एफर्ट्स डालता है मैनेजमेंट में। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, कोई एक बंदे की ड्यूटी नहीं होती है मैनेज करना, ऐसा कभी नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर होंगे वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं और उस कॉमन गोल के लिए सब एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। सब लोग मिलकर जो गोल्स डिसाइड किए हुए हैं हमने उसके लिए काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट डायनामिक कैसे है? क्योंकि सबसे पहले तो जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनामिक है, चेंज होता रहता है, आज कुछ है कल कुछ रहेगा, कोई हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर जाएगा, बहुत डायनामिक है, बहुत चेंजिंग है। दूसरा, इसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है। जहां लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक तो हर दो इंसान एक जैसा नहीं सोचते हैं, ऊपर से ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है कि आज जो इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है वो अगले 2-4 महीने बाद भी ऐसे ही बिहेव करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना। ह्यूमन बिहेवियर को कभी भी हम सर्टेन वे में डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इसीलिए डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं और हमें अगर सरवाइव करना है तो हमें उन चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ता है। फिर इनटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते है ना। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो हम जैसे घर आते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं ना कि अरे यार वहाँ शादी में गए थे, वो ये सब फैसिलिटीज और ये सब चीजें अवेलेबल थी, कुछ भी बोलो, शादी में मैनेजमेंट अच्छा था, है ना। या फिर हम जाते हैं कि हम कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम वहाँ की साफ सफाई और वहाँ का एटमोसफेयर देखकर जिस हिसाब से हमें अटेंड किया जा रहा है, जितना अटेंशन पर हर एक इंडिविजुअल को मिल रहा है, उसी बेसिस पे हम बोल देते हैं ना हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, एक कॉल पर डॉक्टर मिल गया, ऐसे ये सब बातें होती है ना। तो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, हम मैनेजमेंट को ऐसे डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, करके या छू करके नहीं बता सकते मैनेजमेंट, ये एक इंटेंजिबल है, इसे छुआ नहीं जा सकता है ना, इसीलिए इंटेंजिबल होता है। इसे सिर्फ फील कर सकते हैं हम कि मैनेजमेंट है कि नहीं, कैसा है, इसे सिर्फ फील किया जा सकता है, इसे छू नहीं सकते, इसे ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। इन शॉर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं अभी। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट सबसे पहले हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। बिजनेस के कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, डिसाइड किए गए हैं, जो जिस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जब हम डिसाइड कर रहे हैं मैनेजमेंट में, पहले इसको थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, स्क्रीन बहुत जल्दी भर जा रही है, आदत है ना लिखते रहने की। ठीक है, इतना काफी है। हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स कौन सा है? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। फिर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ अपने अपने गोल्स नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं एक वर्कर हूँ और मैं सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम कर रहा हूँ उसमें, नहीं नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एक मेंबर बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, हम बिजनेस किसी भी संस्था का जब हम मेंबर हैं तो हम संस्था के गोल्स यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एम्स होंगे, उनके अचीवमेंट के लिए काम करते हैं। मैनेजर का काम क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल को डायरेक्शन देता है, हर एक
जो भी इंडिविजुअल मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे एक दो ऐसे अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, अलग अलग वर्कर्स हो सकते हैं या कोई भी और पोजीशन पे काम कर रहे होंगे लोग। मैनेजर का काम होता है इन सबको डायरेक्शंस देना, इन सबको इंस्ट्रक्शंस देना, इन सबको मैनेज करना कि किसको क्या करना और किस तरीके से करना है कि आगे जाकर हम सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर लेंगे। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है ना उनको अचीव करेंगे इन सब लोगों को डायरेक्शंस दे करके। इन सबको डायरेक्शंस देना है कि कैसे और क्या क्या करना है, सबको अलग अलग एक्टिविटीज और जॉब्स मिली हुई है, मैनेजर वही करता है। मैनेजर इन सब से काम करवा कर और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करवाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। फिर इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। कैसे? मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं अलग अलग, उन फंक्शंस को परफॉर्म कर कर एक तो हर आदमी अलग अलग तरीके से चले और एक सब आदमी मिलकर काम कर रहा है और ऊपर से सिर्फ एक आदमी है ऑर्डर देने वाला, उससे ऑर्डर ले रहे हैं, वो जो बोल रहा है वैसे उस तरीके से काम किया जा रहा है, तो ज्यादा इजी हो जाता है हमारा गोल्स तक पहुंचना। रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, है ना, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो या मॉनेटरी। एक तो सब अपनी मर्जी से कहीं कहीं बिखरे हुए हैं या फिर सबको इकट्ठा करके एक आदमी डायरेक्शंस दे रहा है और उन सब से काम लिया जा रहा है और वो इस तरीके से कि सब मिल करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर ले, तो उसमें ज्यादा टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, है ना। फिर मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट अ डायनामिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सबसे पहले तो डायनामिक क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है। हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, पर एनवायरनमेंट से यहाँ मतलब क्लाइमेट का नहीं है बेबी, क्लाइमेट नहीं, एनवायरनमेंट से हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिन्हें हम कंट्रोल कर लेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो भी नई गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ अलग पॉलिसीज बनाएगी, या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। हमारे पास अभी जैसे बैंकिंग सिस्टम में एक बारी हुआ था ना, जैसे कंप्यूटर्स आ गए थे बैंकिंग में, पिछले लोगों को कंप्यूटर्स पे काम करना नहीं आ रहा था, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, सबको कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग चाहिए था, तो लोगों को अपने आप को उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स को ढालना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने, वर्कर्स ने बोला हम नहीं काम कर सकते कंप्यूटर्स पे तो कंप्यूटर्स को वापस भेजो, ऐसा नहीं था। वर्कर्स को ट्रेन किया गया, उन्हें सिखाया गया और बैंकिंग सिस्टम ने कंप्यूटर्स को अडेप्ट किया था। तो वही टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, आपको अपने आप को अडेप्ट करना है, आपको अडेप्ट करना उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक होना पड़ेगा। और नए नए चेंजेस को कैसे अडेप्ट कर पाएंगे हम? मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो सब चेंजेस लेकर आने के लिए। फिर हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब आप सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ काम करते हो, जब बिजनेस अपने गोल्स अचीव कर लेगा तो इनडायरेक्टली आप भी अपने ही गोल्स अचीव कर पाओगे। ये कैसे होगा? जैसे टीम स्पिरिट है, बिजनेस के लिए गोल्स थे कि सेल्स को बढ़ा रहे थे वो लोग, बिजनेस ने, आपने काम किया बिजनेस के लिए, बिजनेस ने क्या पैसा अर्न किया, आपका खुद का पर्सनल गोल क्या था? बोनस। जैसे ही बिजनेस की सेल्स बढ़ी उसने अपने वर्कर्स को बोनस अनाउंस कर दिया, तो आपने जैसे आपने काम किसके लिए किया? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए, और आपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर लिए। बिजनेस को कमाई करके दी तो बिजनेस ने आपको बोनस दिया, आपकी सैलरी बढ़ गई। काम आपने बिजनेस के लिए किया था, आपको पैसा मिल गया, वो आपका ऑब्जेक्टिव था कि मुझे पैसा मिले। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते करते अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करते हैं आप। बिजनेस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे करता है? बिजनेस किसका पार्ट है? सोसाइटी का पार्ट है, उसे समाज में रहना है। इसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं बिजनेस की, जिन
क्योंकि जब आप बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है तो कुछ रिसोर्सेज कुछ ना कुछ वो सोसाइटी से लेकर के यूज कर रहे हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ वापस भी दे, है ना। कैसे दे सकता है? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देकर, क्वालिटी देकर, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करके ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। या फिर वो एनवायरमेंट को हार्म ना करके, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करके भी, एनवायरमेंट मतलब क्लाइमेट को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले, तो वो भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है बिजनेस, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प कर रहे हैं ना, वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। कैसे कर रहा है? बिजनेस आसपास के लोगों को नौकरी दे रहा है, तो वहां पे रोजगार पैदा हो रहा है, जॉब्स मिल रही है लोगों को। उन्हें जॉब्स मिलेंगी, वो अच्छी अर्निंग करेंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी हो रहा है। यहाँ बस इतना ही था, इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को मैंने डिवाइड कर दिया है कि 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फिर होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे बिजनेस के? सर्वाइवल, कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। हर बिजनेस चाहता है वो लंबे टाइम तक चले, है ना। अकाउंट्स में भी हम पढ़ते हैं, अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं याद है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? कि बिजनेस इनफाइनाइट लाइफ टाइम है इसका, फ्यूचर में, फ्यूचर में लंबे वक्त तक, हमें नहीं पता करते लेकिन बहुत लंबे वक्त तक चलेगा बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आज चलाए और 1 साल बाद बंद कर देना है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव कभी इस सोच के साथ बिजनेस चलाते हैं क्या, शुरू करते हैं क्या, कि आज चला रहे हैं और अगले 2 साल बाद हम इसको बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी स्टार्टअप या कुछ भी ऐसा स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या सोच कर चलते हैं कि मैं आज ही से शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये आगे तक लंबा चले। वो तभी ना, कैसे जाएगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सर्वाइवल हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये रैशनल बिहेवियर है। हर कोई चाहेगा कि वो लंबे वक्त तक मार्केट में टिके। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। हर बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के साथ ही चलता है। बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट होना जरूरी है। हम कंपनी या हम कोई भी बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। सर्वाइवल लंबे वक्त तक चलना है, और जब हम लंबा वक्त तक चल रहे हैं सिर्फ चलना है, ऐसा नहीं है कि जितना लगा रहे हैं उतना कमा रहे हैं, नहीं, हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें कुछ फायदा मिलना चाहिए। फिर हमें अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? गोल, नहीं सॉरी, ग्रोथ। अगला गोल है ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे? बिजनेस क्या कहता है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़े का बिजनेस है आपका, है ना, रेडीमेड का। तो क्या लंबे वक्त तक चल रहा है? ठीक है, सर्वाइवल कंप्लीट हो रहा है यहाँ, कि लंबे वक्त तक आपका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रॉफिट, आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो भी ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव। अब अगला ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? कि ग्रोथ चाहिए आपको। ग्रोथ कैसे मिलेगी? कि आसपास जितने भी लोगों का ये सेम बिजनेस है उनसे ज्यादा आपकी सेल्स, है ना। आप चाहेंगे उनसे ज्यादा सेल्स हो आपकी, आपके पास उनसे ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हो, ज्यादा वर्कर्स हो आपके पास उनसे ज्यादा। आसपास के जितने लोगों के पास है इस इंडस्ट्री में जहाँ है, आप चाहेंगे आपके पास सबसे ज्यादा वर्कर्स हो, आपका कैपिटल सबसे ज्यादा हो। इन शॉर्ट ये सब फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स हम ग्रोथ में काउंट करते हैं। बिजनेस चाहेगा ये सब उसके पास हो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ चाहिए। आपने सर्वाइवल कर लिया लॉन्ग टर्म का, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अब ग्रोथ भी तो मैटर कर रही है ना। सिर्फ जितना कमा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, बस ठीक है चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमें ग्रोथ भी चाहिए। इंसान लालची होता है ना,
सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं हम। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो हम सोशल नाम से पता चल रहा है, सोसाइटी की बात करेंगे हम यहाँ। बिजनेस अभी लास्ट में बताया, बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी के अंदर है वो, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज सोसाइटी से वो ले भी रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ भी। तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करे, कुछ ना कुछ सोसाइटी को दे, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू दे सोसाइटी को, एम्प्लॉयमेंट है सोसाइटी। इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या लिख सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दे, एजुकेशन दे सकता है, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली। आजकल अभी चला हुआ है ना ग्रीन मार्केटिंग का, अगर आपने सुना हो तो। ग्रीन मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं, है ना? या फिर ग्रीन पैकेजिंग, आजकल जो पैकेजिंग की जा रही है प्रोडक्ट्स की, वो ग्रीन की बात करते हैं। ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन पैकेजिंग, एक सेकेंड, ग्रीन मार्केटिंग या फिर ग्रीन पैकेजिंग। पेन क्यों नहीं चल रहा है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि अब बिजनेस को समझ आ गया कि लोग अवेयर हो चुके हैं, लोगों में अवेयरनेस है। लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट को बचाना है, और बिजनेस कहाँ रह रहा है? सोसाइटी में रह रहा है, और जहाँ सोसाइटी में लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट जरूरी है, तो बिजनेस को लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। आजकल क्या होता है, हमें देखना, बिजनेस को देखना पड़ता है कि लोग क्या चाहते हैं, कस्टमर्स क्या चाहते हैं। कस्टमर्स कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना है, तो वो क्या बोल रहे हैं? अभी क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारा सामान ग्रीन मार्केट, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट पे जीरो इम्पैक्ट है इसका। या फिर वो बोलते हैं हम लोगों ने ग्रीन पैकेजिंग अडोप्ट की, जैसे पॉलिथीन बंद हो गई ना, प्लास्टिक बैग्स, तो क्या बोलता है, ग्रीन पैकेजिंग है, प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ है, पेपर बैग्स यूज किए हैं, ऐसा बोलते हैं ना बिजनेस। क्यों? क्योंकि उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स, उनको सोसाइटी को रिटर्न करना है, वो सोसाइटी का पार्ट है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ये सब रफ कर दें। सोसाइटी का नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो चुके हैं। ग्रीन मार्केटिंग हम अलग से एक वीडियो में, अलग से एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम क्लियर करेंगे ग्रीन मार्केटिंग क्यों और कैसे क्या क्या हो रहा है, या भी ट्रेंड में है ये टॉपिक। फिर हम बात कर लेते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए हैं। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, देखो नाम से ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑर्गेनाइजेशंस में कौन काम करते हैं? लोग काम करते हैं, पीपल, वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब जो लोग काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, या ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इंसान काम करता है बिजनेस के अंदर, हर एक का अलग बैकग्राउंड होता है, अलग पर्सनैलिटी, अलग ओपिनियंस, हर किसी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग एम्स, हर किसी की अलग अलग जरूरतें हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं हमें ये सब ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं किसी बिजनेस में एज ए वर्कर हूँ, तो मेरे अपने भी तो ऑब्जेक्टिव होंगे, मैं अच्छी सैलरी लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लाइफ चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करना है मुझे, तो मुझे उसके लिए अच्छी सैलरी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ, मैं साथ में ओवर टाइम कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी नीड्स क्या है इधर, या मेरे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है, या मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ मुझे पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा सैलरी बढ़े मेरी, तो मैं अपनी सैलरी के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन मैं ओवर टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो सब मेरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है? बिजनेस के अंदर कर रही हूँ, तो बिजनेस अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करेगा, और इन टर्न मुझे मिलेगा मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सब लिंक्ड है एकदम।
अब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत देखने को मिलता है। सबसे पहले तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट याद नहीं रहते कि कैसे याद करें, आगे पीछे हो जाता है, ऊपर नीचे, मेरे साथ होता था। तो मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए शॉर्ट कर लिया था मैंने इसको कि पोस्ट डीसी। मैंने हमेशा मैनेजमेंट के फंक्शंस को ऐसे ही याद रखा, पोस्ट डीसी। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी से कंट्रोलिंग। पोस्ट डीसी याद रखना है, पोस्ट डीसी, POS DC। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग। अब देख लेते हैं प्लानिंग, नाम ही प्लानिंग है। तो प्लानिंग में क्या होगा, हम पहले ही प्लान कर लेंगे एडवांस में कि क्या करना है और कौन करेगा, है ना। प्लानिंग में क्या होता है, हम वही तो करते हैं। हम गोल्स डिसाइड कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि गोल क्या है, कर चाहिए क्या, अचीव क्या करना है। गोल डिसाइड कर लिया कि ये अचीव करना है, ये टारगेट है मेरा। प्लानिंग सब कुछ एडवांस में होता है, पहले प्लानिंग ही होगा, उसके बाद हम बाकी सारी एक्टिविटीज करेंगे। तो ये एडवांस वाली स्टेज है। सबसे पहले मुझे गोल डिसाइड करना है कि मेरा गोल क्या होगा बिजनेस का। उसके बाद मैं ये प्लान करूं कि कैसे करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। फिर ये डिसाइड करूं कि कौन कौन क्या क्या करेगा, है ना। पहले तो मैं डिसाइड करूंगी गोल्स, कि मेरे गोल्स क्या है, मेरे टारगेट क्या है, मेरा टारगेट सेट करेंगे पहले तो हम, या फिर गोल्स बोल सकते हैं। फिर क्या क्या करना है, व्हाट एंड हु, क्या करना है और कौन करेगा वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लान्स होते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि जब हम इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा गोल लेकर चल रहे हैं तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो हमारे पास उन प्रॉब्लम्स को भी हम प्लान करते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हम कैसे डील करेंगे इन फ्यूचर, है ना। जैसे कि जब इतना बड़ा बिजनेस और टारगेट है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है जहाँ हम शर्ट्स बनाकर बेचते हैं। अब मुझे पता है कि कल जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है, तो कल को हो सकता है कि लोग स्ट्राइक कर दें, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। मेरे पास टारगेट है, मेरे पास आगे से ऑर्डर आया हुआ है कि मुझे 2 दिन के अंदर 50,000 शर्ट्स डिलीवर करनी, कि 50,000 शर्ट्स डिलीवर करनी है 2 दिन के अंदर, ये मेरा टारगेट है। लेकिन ऐसा होगा कि मैं ये पहले से प्लान कर रही हूँ कि 50,000 अगर मुझे डिलीवर करनी है, ये ऑर्डर आया हुआ है, हो सकता है मेरे वर्कर्स स्ट्राइक कर दें या कुछ वर्कर्स ना आ पाए, तो मैं कैसे कैसे डील करूं, क्योंकि मुझे टाइम पर डिलीवरी देनी है। तो जैसे मैंने अभी से प्लान कर लिया कि इन केस अगर स्ट्राइक होता है तो हम या तो बोनस के थ्रू वर्कर्स को मनाने की कोशिश करेंगे, है ना, बात करके, या फिर हम कोशिश करेंगे हम बाहर से कहीं से हेल्प लेकर ऑर्डर्स को। ये सब प्लानिंग है, ये प्लानिंग और प्लॉटिंग स्टार्टिंग में कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमने पहले से सोच लिया कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे डील करेंगे। इन केस हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो गए ना, कि जो कपड़ा कच्चा माल था वो नहीं है होगा, तो हम कैसे डील करेंगे। कच्चा माल खत्म हो गया होगा और टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे होंगे, तो हम कैसे डील करेंगे उस सिचुएशन में। वो सब प्लानिंग स्टार्टिंग में कर ली जाती है। तो प्लानिंग के स्टेज पे हम वही करते हैं, हम गोल्स डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं कौन क्या करेगा और क्या क्या करना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, और अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो कैसे डील करना है उनसे। ये हम प्लानिंग में डिसाइड कर चुके हैं। अगला फंक्शन है, जब प्लानिंग हो जाएगा तो हमें पता है, हमने डिसाइड कर लिया कि प्लानिंग में कि, क्या गोल अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए हम ड्यूटीज असाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पूरा काम है, ये जो वर्क है हम इसे तोड़ेंगे। जैसे शर्ट का एग्जाम्पल हमने लिया था, अब शर्ट का बटन का काम कोई और लेगा, है ना। बटन के काम को अलग बना देंगे, फिर हम शर्ट की स्टिचिंग को अलग बना देंगे, आयरन वाला डिपार्टमेंट अलग कर देंगे। प्रेस करना पड़ता है ना, इससे ही होता है कपड़ा। फिर हम उसके बटन नहीं, हम उसकी जो आखिरी की पैकेजिंग होगी उसके लिए अलग बना देंगे। इस तरीके से हमने टोटल काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग छोटे छोटे काम में, है ना। इसको हम बोलेंगे क्या, ग्रुपिंग टास्क, असाइनिंग ड्यूटी, एस्टैब्लिश। हमने इसको तोड़ दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है यहाँ पे,
ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ऑर्गेनाइजिंग में हम वही करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं। हमने काम को अलग अलग तोड़ दिया है, अब हम कि ये बटन वाला काम हम इस ग्रुप को दे रहे हैं या इस आदमी को मिलेगा, बटन वाला काम हमने ए को दे दिया, स्टिचिंग का काम हमने बी को दे दिया, पैकेजिंग का काम हमने सी को दे दिया, आयरनिंग का काम हमने डी को दे दिया। ऐसे करके सारा काम डिवाइड हो गया है। तो हम ऑर्गेनाइजिंग में वही करें कि ड्यूटीज को हमने डिवाइड कर दिया है, ड्यूटीज हमने लोगों को असाइन कर दी कि कौन कौन सी ड्यूटी करने वाला है, हमने टास्क को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है ना। फिर हमने अथॉरिटी भी डिसाइड कर दी है कि किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, इस डिपार्टमेंट का जो बटन लगाने वाला डिपार्टमेंट है इसकी अथॉरिटी किसके पास होगी, स्टिचिंग करने वाले डिपार्टमेंट की अथॉरिटी किसके पास होगी, और है ना, ये सब हमने डिसाइड कर दिया। अब हमने रिसोर्सेज भी अलोकेट कर दिए, हमने बटन वाले डिपार्टमेंट को बटन्स प्रोवाइड कर दिए हैं, स्टिचिंग वाले डिपार्टमेंट को शर्ट का कपड़ा दे दिया है, पैकेजिंग वाले को पैकेजिंग मटेरियल पकड़ा दिया, आयरनिंग वाले को आयरन्स अवेलेबल और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करा दिए। यानी कि टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो सबको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सबको ड्यूटीज बता दी गई हैं, सबको अथॉरिटी बता दी गई है, हमने टास्क को ग्रुप कर दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क भी हो चुका है। अब क्या होगा कि व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, कौन सी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन सा काम करेगा, इस एक पर्टिकुलर काम को कौन करेगा, कहाँ करेगा और कब करेगा, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर स्टाफिंग में आ जाते हैं। स्टाफिंग में क्या, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। अब जैसे शर्ट वाला एग्जांपल अभी हमारे पास, हमें पता बटन लगाने के लिए हमें किस तरह के लोग चाहिए, हम उनको रिक्रूट करेंगे, उनको जॉब पे रखेंगे। हमें पता स्टिचिंग के लिए हमें कैसे लोग चाहिए होंगे, हम फिर उनको जॉब देंगे, है ना। अभी स्टिचिंग में मेरे जैसे लोग नहीं जा सकते, मेरे को चश्मा लगा हुआ है, मुझे दिखाई भी नहीं देगा, धागे में सुई में धागा में डाल ही नहीं पाऊंगी ना, तो मेरे जैसे लोगों को नहीं लेंगे वो। तो फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब, सही काम के लिए सही इंसान को चुनना, स्टाफिंग करेगा कि पैकेजिंग का काम कौन करेगा, आयरनिंग का कौन करेगा, ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आना, जॉब पर रखना, ये स्टाफिंग फंक्शन है। राइट पीपल, सही लोग विद द राइट क्वालिफिकेशन, और मांगी हुई क्वालिफिकेशन, योग्यता का जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता हमें चाहिए वही योग्यता के साथ लोगों को लेकर आना। एट राइट प्लेस, जहां उनकी जरूरत है वहां अवेलेबल कराना। एंड टाइम्स, जिस टाइम पे जहां जिस जगह पे हमें जिस तरह के लोगों की जरूरत है उसी तरह के लोगों को लेकर आना स्टाफिंग का काम है। इसको हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एचआर फंक्शन, एचआर डिपार्टमेंट होता है इसमें। और आपने सुना होगा ना कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट या कंपनी का एचआर मैनेजर, वो स्टाफिंग करता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें रिक्रूटमेंट होता है पहले तो, फिर सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है लोगों की। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या वर्कर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो भी काम है वो सब स्टाफिंग है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करता है, लीडरशिप, फिर मोटिवेट करता है, तो मोटिवेशन, ये एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। मोटिवेशन, फिर सुपरविजन, फिर कम्युनिकेशन, तो ये सब एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम एम्प्लॉयज को लीडरशिप के थ्रू लीड करते हैं कि उन्हें जॉब करनी है, तो हम उन्हें लीड करते हैं, इन्फ्लुएंस कर, उन पे प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट करते हैं उनको वो जॉब करने के लिए। फिर मोटिवेशन, हम लोगों को मोटिवेट करके रखते हैं, है ना, उनको उनका इंटरेस्ट काम में बनाए रखना है उनको। मोटिवेट के लिए क्या वर्ड हो सकता है कि उत्साहित, नहीं नहीं, एक्साइटमेंट होता है। इन शॉर्ट हम लोगों को मोटिवेशन में कभी कभी कुछ लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं, हम सैलरी बढ़ा देंगे, कुछ लोग नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी लेते हैं, जैसे कि पैसा नहीं दे करके कुछ लोग प्रमोशन से मोटिवेट हो जा रहे हैं।
नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, कुछ लोग पनिशमेंट के डर से भी काम करते हैं, है ना, डर से, नौकरी चले जाने के डर से भी काम करते हैं, वो नेगेटिव मोटिवेशन है। ये पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, कुछ पाने के, कुछ खोने के डर से जब हम काम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है। कुछ पाने के मन से जब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो जाएगा। फिर सुपरविजन, सुपरवाइज करता है कि जो काम दिया गया था लोग वैसे ही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टिंग में वो सुपरविजन भी आएगा। फिर कम्युनिकेशन, लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, वो कैसे उनसे बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना, कभी कभी फीडबैक लेना उनसे, उनको इन्वॉल्व करना, ये कम्युनिकेशन में पार्ट, ठीक है। जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में उनको रिमूव करके जो जो भी वर्कर्स हैं या जो भी ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है उनको उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करना, उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेकर जाना, कोऑर्डिनेशन कर रखना, तो वो डायरेक्टिंग में है। फिर कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं पहले कि ये स्टैंडर्ड है, काम का जो हम जॉब करने वाले हैं उसके लिए हमने एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि ये टारगेट है हमारा, ठीक है। फिर हमने जो काम किया है हम उसको मेजर करते हैं, टारगेट पहले सेट हो गया था कि ये टारगेट अचीव करना है, हमने फिर जो अभी काम किया उसको हमने मेजर किया, हमने कंपेयर किया कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल टारगेट था हमारा कितना, 1000 यूनिट्स बनाने का, हमने बनाई कितनी, 800 यूनिट्स बनाई है, तो हम देखेंगे कितनी कम रह गई, 200 यूनिट कम रह गई। तो कंट्रोलिंग में क्या कहेगा, कंट्रोलिंग कहेगा अब ये 200 यूनिट कम क्यों रह गई, ये पूरा स्टडी करो कौन रेस्पॉन्सिबल है 200 यूनिट्स कम प्रोड्यूस होने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि 1000 यूनिट्स का टारगेट था, आपने कितना कर दिया, आपने 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस, अब ज्यादा कर दी, 200 यूनिट्स ज्यादा कैसे प्रोड्यूस हो गई, ये भी चेक करना। कंट्रोलिंग में ऐसा नहीं है कि कम प्रोड्यूस हुआ इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं कि जितना मांगा गया था उससे कम है इसलिए कंट्रोल, नहीं नहीं नहीं, हम अगर ज्यादा भी है तो भी हम चेक करेंगे कि ज्यादा कैसे हो गया, जब टारगेट 1000 का था और सारी चीजें उसी हिसाब से प्लान की थी तो 1000 से ज्यादा का कैसे हुआ, तो हम 200 ज्यादा आया तब भी हम चेक करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। और फिर 1200, तो फिर अगर 200 कम हुआ है तो भी हम चेक करेंगे कि कम क्यों हुआ, और हम देखेंगे कि कम क्यों हुआ, और अगली बार से हम एक्शन लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे कि दोबारा से ऐसी गलती ना हो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, फिर से देख लीजिए, इसका शॉर्ट है कि मैं इसको हमेशा ऐसे ही याद रखती हूँ, पोस्ट डीसी यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब आ जाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा इसका हेडिंग भी लिखा ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोई बात नहीं अभी लिख देते हैं। ठीक है, अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडल लेवल, फिर लो लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कौन कौन आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, कंपनी का जो सीईओ होगा वो आएगा। फिर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये बड़े बड़े भारी भरकम जो नाम है वो सब टॉप मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं। सीईओ या फिर जैसे चीफ वर्ड यूज हो गया है ना, सब में चीफ और ऑफिसर एक साथ वर्ड यूज हो रहे हैं, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर इसको बोलते हैं एमडी, या प्रेसिडेंट, कंपनी का प्रेसिडेंट तो कोई एक ही हो सकता है, जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट होता है वैसे ही ना, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसी में आते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज देखो, ये वाला एरिया है ये कितना कम है, ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा है और ये वाला एरिया सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे कम लोगों के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है, सबसे ये वाले लोग हैं ये सब पे कंट्रोल कर रहे हैं, इस पे भी, ये वाले लोग हैं सिर्फ इन पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये वाले लोग और भी कम लोगों पे, तो टॉप पे बहुत गिने चुने लोग हैं उनके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है।
फिर मिडल में कौन आता है? मिडल में आएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होंगे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग ब्रांच होती है, ऑपरेशंस होते हैं, परचेज जैसे डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स के हेड या मैनेजर, साथ में ब्रांच का मैनेजर, अलग ब्रांच भी होगी ना, जैसे बैंक की ब्रांच होती है तो ब्रांच का जो मैनेजर होता है वो मिडल लेवल मैनेजर है, वो टॉप लेवल नहीं होता है। ब्रांच का बैंक की ब्रांच का मैनेजर मिडल में आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना है कि जब ब्रांच मैनेजर है वो मिडल लेवल पे, फाइनेंस मैनेजर मिडल लेवल पे। ये सब तरीके हैं याद करने के ना, क्योंकि इतना सारा सिलेबस कैसे याद रख सकता है छोटा सा दिमाग। तो मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर मिडल लेवल में आता है। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे वो इसी में आएंगे, डिपार्टमेंट से रिलेटेड हेड्स। फिर लो लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं, है ना, जो वर्कर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं जो लोग, या फिर फोरमैन आएगा, क्लर्क आएंगे, जूनियर मैनेजर्स आएंगे, इंस्पेक्टर्स आएंगे। इंस्पेक्टर्स कौन से? पुलिस इंस्पेक्टर्स नहीं, इंस्पेक्टर्स जो इंस्पेक्शन करते हैं, है ना, उनको ड्यूटी होती है कि ये वाला स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोडक्ट, इस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन करना है, और वो इंस्पेक्ट करते हैं कि जो बोला गया था वही किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सब याद होना जरूरी है, बहुत बारी क्वेश्चन में दे देते हैं कि जो जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से कौन टॉप में आ रहा है, कौन मिडल में आ रहा है, या कौन लो लेवल पे होगा, या वो नाम दे देंगे कि एमडी कौन से लेवल के मैनेजमेंट में आएगा। तो एक बार ही देख लीजिएगा। फिर इनकी ड्यूटीज है यहाँ पे ना, क्या क्या फंक्शंस होते हैं अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट में। तो टॉप मैनेजर्स के क्या फंक्शन होंगे कि वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं, प्लान एंड मेक डिसीजन, प्लानिंग इन्हीं का फंक्शन है, ये लोग प्लानिंग करते हैं। मिडिल मैनेजर्स क्या होते हैं? जो प्लानिंग कर दी गई है, जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए गए हैं, उनके अचीवमेंट के लिए रिसोर्सेज देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, है ना। जो बताया था शर्ट वाला, तो कपड़ा, किसी को कपड़ा देना है, किसी को बटन, किसी को आयरन देना है, वो कौन दे रहा है? ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल मैनेजर है, वो देता है ये सब, ये सामान लोगों को। हर डिपार्टमेंट में किस सामान की या किस इंसान की जरूरत है, वो सब मिडिल मैनेजर देखेगा। फर्स्ट लाइन ये जो मैनेजर्स होते हैं, लोअर फर्स्ट लाइन और लो लेवल मैनेजमेंट, इनको मॉनिटर, इनको भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को वही लोग कंट्रोल करते हैं, मिडिल मैनेजर्स। रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, ऊपर वालों को रिपोर्ट देते हैं, अपने से ऊपर वालों को रिपोर्ट देते हैं, और ऐसे ही ये अपने से ऊपर वालों को रिपोर्ट देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो गए थे इधर कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिजनेस के। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे मिडिल मैनेजर्स। ऐसे ही फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, ये देखेंगे सब लोग मिलकर वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी इनके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज कर, एम्प्लॉयज या वर्कर्स है जो इनके नीचे, उनको सुपरवाइज करेंगे, रिपोर्ट करेंगे मिडिल मैनेजर्स को, डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होंगे, रोज होने वाले काम में फर्स्ट लाइन मैनेजर्स इन्वॉल्व होंगे। अब एक साथ देख लेते हैं इसको। पोजीशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ, जितने भी चीफ ऑफिसर्स थे वो सब यहाँ है, उनके फंक्शन है ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज को बनाना। डिपार्टमेंट के हेड और मैनेजर्स यहाँ है, ठीक है, और इनका काम है डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, कि ठीक है उन्होंने पूरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं, उन्होंने बता दिया है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जैसे कि उन्होंने ग्रोथ बता दिया है, तो अब अकेले ग्रोथ के लिए अकेले उनको देखना है कि हर डिपार्टमेंट का क्या होगा, कि सेल्स वाले के लिए अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना, वो बताएंगे हमें कि सेल्स वाले को कितना सेल्स बढ़ाने की जरूरत है ग्रोथ को अचीव करने के लिए, और जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको कितना रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है ग्रोथ को अचीव करने के लिए,
वो बताएंगे कि फाइनेंस वाले को कितना रिसोर्स नहीं सॉरी फंड्स अरेंज करने की जरूरत है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इस एक ऑब्जेक्टिव के लिए हर डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे ताकि ये एक ऑब्जेक्टिव ग्रोथ अचीव कर लिया जाए जो कि मांगा गया था। अब बात करते हैं सुपरवाइजर्स की, लोअर लेवल मैनेजर्स की एंड फोरमैन। ये देखेंगे हर डिपार्टमेंट में सेट हो गया गोल, अब उन डिपार्टमेंट से अलग अलग गोल सेट किए गए हैं, ये कैरी आउट द ऑपरेशन अंडर सुपरविजन। अब सुपरवाइजर्स फोरमैन है, हर डिपार्टमेंट के अलग ऑब्जेक्टिव्स है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज असाइन जो की गई है उन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे और लोगों से काम करवाएंगे। वर्कर्स को इन वर्कर्स को मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, इनसे काम करवाएंगे। तो वो सारा काम है लोअर लेवल मैनेजर्स का। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। हमने पढ़ा है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है हमने, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस, हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं,